सोचिए एक गुरु जो प्रेम, ध्यान और उत्सव की बातें करता हो, और उसी गुरु का नाम अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े बायो टेररिस्ट हमले से जुड़ जाए। सोचिए 93 रोल्स रॉयल का मालिक, एक ऐसा गॉड जिसे पूजने वाले लाखों थे, और वही इंसान FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के सबसे विवादास्पद गुरु की है, गॉड श्री रजनीश यानी ओशो। क्या था वो काला सच जो 93 रोल्स रॉयल की चमक के पीछे छिपा था, और क्यों उनके अपने ही स्वर्ग जैसे आश्रम पर FBI को रेड डालनी पड़ी। आज हम उस नकाब को हटाएंगे जिसके पीछे ओशो का एक ऐसा चेहरा था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। आज हम ओशो के उस साम्राज्य की परतों को खोलेंगे जहाँ स्पिरिचुअलिटी और क्राइम के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। हम जानेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव का लड़का दुनिया का सबसे विवादास्पद गुरु बन गया। और हम ये सवाल पूछेंगे, क्या ओशो का आश्रम वाकई आध्यात्मिक खोज का केंद्र था या ज्ञान के नाम पर अयासी का एक अड्डा। लेकिन इस कहानी के स्याह पक्ष में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों लाखों लोग, जिसमें पढ़े लिखे, समझदार और अमीर लोग भी शामिल थे, चंद्र मोहन जैन उर्फ आचार्य रजनीश और बाद में भगवान श्री रजनीश या ओशो के इतने दीवाने हो गए। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई पूरी की और जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनका मन वहाँ नहीं रमा। वो तत्कालीन समाज, धर्म और राजनीति हर व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचन किसी पारंपरिक गुरु जैसे नहीं थे। वो किसी एक धर्म या शास्त्र से बंधे नहीं थे। वो मार्क, आयड, बुद्ध और कृष्ण सब पर समान अधिकार से बोलते थे। उनकी बातों में एक जादू था, एक चुंबकीय आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। वो नौजवानों से उनकी भाषा में बात करते थे, उनके उन सवाल का जवाब देते थे जिन्हें स्थापित धर्म सुनना भी नहीं चाहता था। उन्होंने धर्म की गंभीर और बोझिल छवि को तोड़कर उसे एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन बना दिया। उनका सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार था संभोग से समाधि की ओर। ओशो का तर्क था कि सदियों से धर्मों ने सेक्स को दबाया है, उसे पाप माना है, और यही इंसान के सारे दुखों, कुंठा और मानसिक बीमारियों का जड़ है। उनका कहना था कि काम वासना को दबाना पागलपन है, इसके बजाय उसे पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ अनुभव करो ताकि तुम उससे ऊपर उठ सको और असली आनंद यानी समाधि को पा सको। ये विचार उस समय के भारतीय समाज के लिए एक भूचाल जैसा था। एक तरफ समाज और धर्म गुरुओं ने उन्हें सेक्स गुरु कहकर बदनाम किया, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम के फ्री लव मूवमेंट से प्रभावित और भारतीय अध्यात्म की तलाश में भटकते युवाओं के लिए ओशो एक मसीहा बन गए। 1974 में उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना आश्रम खोला। देखते ही देखते ये आश्रम दुनिया भर के लोगों के लिए एक पूजनीय स्थान बन गया। यहाँ का माहौल किसी पारंपरिक आश्रम जैसा नहीं था। लोग मैरून रंग के कपड़े पहनते, गले में ओशो की तस्वीर वाली माला डालते और ध्यान की अलग अलग तकनीकी का अभ्यास करते। इनमें डायनामिक मेडिटेशन जैसी विधियां भी थी, जहाँ लोग चीखते, चिल्लाते, कूदते और अपनी शरीर को पूरी तरह आजाद छोड़ देते थे। आश्रम में हर तरफ उत्सव का माहौल था, संगीत, डांस और हंसी गूंजती थी। ऐसा लगता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पश्चिमी देशों से आए अमीर और पढ़े लिखे लोग अपनी सारी दौलत और अपनी जिंदगी ओशो के कदमों में रख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें वो गुरु मिल गया है जो बिना किसी अपराध बोध के जिंदगी को भरपूर जीना सिखा रहा है। लेकिन इस खूबसूरत मुखौटे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, जो धीरे धीरे सामने आने वाली थी। पुणे का आश्रम जो बाहर से आध्यात्मिक आजादी और आनंद का ठिकाना लगता था, अंदर से एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहा था। ओशो का संभोग से समाधि तक का दर्शन जो कागज पर चेतना के विकास का रास्ता था, असल में अनियंत्रित सेक्स का लाइसेंस बन गया था। पूर्व सन्यासियों और उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक आश्रम एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ मुक्त प्रेम के नाम पर यौन अराजकता फैली हुई थी। सन्यासियों के बीच खुले यौन संबंध आम बात है। लोग अक्सर दिन में कई बार अलग अलग पार्टनर के साथ संबंध बनाते थे। दावा किया जाता है कि यह सब सहमति से हो रहा था, लेकिन कई पूर्व महिला अनुयायियों ने बाद में बताया कि वहाँ एक ऐसा तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। रासलिन स्मिथ जो 1980 में पुणे आश्रम में थी, बताती है कि महिलाओं पर यौन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता था। जो महिलाएं मना करती थी उन्हें ग्रुप से अलग थलग कर दिया जाता था या उन पर आध्यात्मिक रूप से पिछड़ी
होने का ठप्पा लगा दिया जाता था। ये सीधी सीधी जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा माहौल था जहाँ ना कहना लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाली 54 साल की प्रेम सरगम ने दुनिया के सामने एक ऐसा खुलासा किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने बताया कि सिर्फ जब वो 6 साल की थीं, तब उनके पिता उन्हें पुणे के रजनीश आश्रम में ले आए। उनका आरोप है कि 6 साल की उम्र से ही उन्हें आश्रम में यौन शोषण झेलना पड़ा। उनका दावा है कि 7 से 11 साल की उम्र के बीच उन्हें और उनकी सहेलियों को आश्रम में वयस्क पुरुषों के साथ यौन क्रिया करने पर मजबूर किया गया, और जब वो 12 साल की हुई तो उनके साथ बार बार बलात्कार हुआ। प्रेम सरगम ने दावा किया है कि 1970 के दशक में ओशो के अलग अलग आश्रम में उनके साथ 50 से ज्यादा बार बलात्कार किया गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस यौन स्वतंत्रता के नतीजे से निपटने के लिए आश्रम ने बेहद कड़े और अमानवीय तरीके अपना रखे थे। ओशो के दर्शन में बीच के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रेम सरगम याद करती हैं कि आश्रम में सिखाया जाता था कि बच्चे माता पिता की यौन आजादी में रुकावट हैं, इसलिए प्रेगनेंसी को किसी भी हाल में रोकना था। महिला सन्यासियों को गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थी, और अगर कोई महिला फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे अबॉर्शन करने पर मजबूर किया जाता। ये किसी एक की कहानी नहीं, बल्कि उस समय आश्रम में रही कई महिलाओं द्वारा बताई गई एक भयानक सच्चाई है। इस अनियंत्रित यौन व्यवहार का नतीजा कि आश्रम में यौन संचारित रोग STD तेजी से फैलने लगे। भारत में ओशो का विरोध बढ़ता जा रहा था। संसद में उनके आश्रम पर बैन लगाने की मांग उठने लगी थी। अखबारों और धर्म गुरुओं ने उन्हें भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट करने वाला सेक्स गुरु घोषित कर दिया। ओशो को अब भारत में अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उन्हें कोई रोक टोक ना सके, और ये जगह उन्हें मिली अमेरिका के ओरेगन राज्य के एक विशाल वीरान रेगिस्तान में। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी जो पिछले अध्याय से भी कई ज्यादा भयावह और खतरनाक होने वाला था। 1981 में ओशो और उनके हजारों अनुयायी अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने ओरेगन की वाइस्को काउंटी में लगभग 65,000 एकड़ की एक विशाल जमीन खरीदी। इस जमीन पर उन्हें अपना एक सपना पूरा करना था, एक ऐसा शहर बनाना था जो पूरी तरह ओशो के दर्शन पर चले। उनके हजारों जोशीले सन्यासियों ने दिन रात एक करके उस बंजर जमीन को एक चमत्कार में बदल दिया। उन्होंने सड़कें, घर, एक विशाल मेडिटेशन हॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि अपना एयरपोर्ट और पुलिस कोर्स भी बना ली। इस नए शहर का नाम रखा गया रजनीशपुरम। रजनीशपुरम सिर्फ एक कम्यून नहीं था, ये एक स्वतंत्र शहर की तरह काम कर रहा था, जहाँ 7,000 से ज्यादा भी लोग रहते थे। सबका मकसद एक ही था, अपने गॉड यानी ओशो के लिए एक आदर्श दुनिया बनाना। लेकिन इस दुनिया का गॉड रहस्यमयी तरीके से खामोश हो चुका था। रजनीशपुरम आने के बाद 1981 से 1984 तक ओशो ने सार्वजनिक तौर पर बोलना बंद कर दिया। उन्होंने मौन व्रत ले लिया था। इन सालों में वो बस हर दोपहर अपनी 90 से ज्यादा रोल्स रॉयल कारों के काफिले में शहर का चक्कर लगाते थे। ओशो की इस चुप्पे ने शून्य पैदा कर दिया, और उस शून्य को भरने के लिए कई ताकत का उदय हुआ। माँ आनंद शीला अंबालाल पटेल, जो बड़ौदा के एक गुजराती परिवार से थी, 16 साल की उम्र में ओशो से मिली थी और उनकी दीवानी हो गई। वो ओशो की निजी सचिव और प्रवक्ता थी। जब ओशो मौन में गए तो शीला ने रजनीशपुरम का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। वो एक तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और बेहद निर्मम प्रशासक थी। उनके हाथ में सत्ता थी और कमर पर एक पिस्टल लटकी रहती थी। उन्होंने रजनीशपुरम को एक $multi-million कारपोरेशन बना दिया था। शीला के राज में रजनीशपुरम की चमक दमक और बढ़ गई, लेकिन अंदर ही अंदर शीला का शासन एक तानाशाही में बदल चुका था। फोन टैप हो रहे थे और हर किसी पर नजर रखी जा रही थी। जल्द ही रजनीशपुरम का अपने पड़ोसियों यानी ओरेगन के स्थानीय लोगों के साथ टकराव शुरू हो गया। टकराव तब और आगे बढ़ गया जब रजनीशपुरम ने पास के छोटे से शहर एंटीलोप पर राजनीतिक कंट्रोल कर लिया और उसका नाम बदलकर रजनीश रख दिया। शीला को समझ आ गया कि अगर उन्हें इस रेगिस्तान में टिकना है तो उन्हें राजनीतिक शक्ति हासिल करनी होगी। वो वास्को काउंटी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन एक दिक्कत थी, उनके ज्यादातर भक्त अमेरिकी नागरिक नहीं थे और वोट नहीं डाल सकते थे। इस दिक्कत को दूर करने के लिए शीला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आध्यात्मिकता के इस कथित केंद्र को अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले का अपराधी बना दिया। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए माँ आनंद शीला और उनके करीबियों ने 1984 के वाइस्को काउंटी चुनाव जीतने के लिए कई आपराधिक साजिशें रची। सबसे पहले सीआरए होम प्रोग्राम के तहत अमेरिका भर से हजारों बेघर लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम लाया गया ताकि वो रजनीशपुरम के उम्मीदवारों को वोट दें, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। इसके साथ ही विदेशी भक्तों को ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन फ्रॉड और सैकड़ों नकली शादियां कराई गयी। जब ये प्लान फेल हो गया तो शीला और उनके ग्रुप ने एक और भी खतरनाक रास्ता
रास्ता चुना। उन्होंने चुनाव के दिन विरोधी वोटरों को बीमार करने का फैसला किया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लैब में साल्मोनेला बैक्टीरिया तैयार किया। सितंबर 1984 में रजनीशपुरम के लोगों ने द डेल्स शहर के 10 रेस्टोरेंट के सलाद बार में चुपके से यह बैक्टीरिया मिला दिया। नतीजा विनाशकारी था। 751 लोग बुरी तरह से बीमार पड़ गए और 45 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये उस समय अमेरिकी इतिहास का पहला और सबसे बड़ा बायो टेररिस्ट हमला था। इस बीच रजनीशपुरम के अंदर शीला की तानाशाही चरम पर थी। सितंबर 1985 में अचानक मां आनंद शीला और उनके करीबी साथी रातों रात रजनीशपुरम छोड़कर यूरोप भाग गए। इनके फौरन बाद ओशो ने अपना 4 साल का मौन तोड़ा और शीला पर उनकी हत्या की कोशिश करने और बायो टेरर हमला की साजिश रचने जैसा गंभीर आरोप लगाए। शीला ने पलटवार करते हुए कहा कि ओशो को सब कुछ पता था और यह सब उन्हीं के इशारों पर हो रहा था। अब FBI एक्शन में आ चुकी थी। 28 अक्टूबर 1985 को जब ओशो देश से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड समेत 35 से ज्यादा आपराधिक आरोप लगे। आखिर में एक प्री बार्गेन के तहत ओशो ने इमिग्रेशन फ्रॉड के 2 आरोपों पर अपनी गलती मान ली। उन्हें $4 लाख का जुर्माना भरने और अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया। रजनीशपुरम का साम्राज्य कुछ ही हफ्तों में ठप हो गया। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो दुनिया के कई देशों में पनाह लेने की कोशिश करते रहे। आखिर में 1987 में वो भारत लौट आए और अपने पुणे आश्रम में बस गए। यहीं पर 19 जनवरी 1990 को 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। मौत का आधिकारिक कारण हार्ट फेलियर बताया गया, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि अमेरिकी जेल में उन्हें थैलियम नाम का धीमा जहाज दिया गया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, ओशो कौन थे? एक ज्ञानी गुरु या एक सातिर धोखेबाज? एक तरफ ओशो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे, जिन्होंने लाखों लोगों को ध्यान के रास्ते पर चलाया। उनकी किताबें आज भी दुनिया भर में बिकती हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। उनके नेतृत्व में बने आश्रमों, खासकर रजनीशपुरम में गंभीर आपराधिक गतिविधियां हुई। आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों का मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण हुआ। मुक्त प्रेम के दर्शन की आड़ में महिलाओं को गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और बच्चों को एक बोझ समझा गया। और सबसे बढ़कर उनके नाम पर अमेरिका में एक बायो टेररिस्ट हमला किया गया। ओशो के विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, उनके दर्शन की ऊंचाई और उनके साम्राज्य की आपराधिक गहराई। हो सकता है कि ओशो एक महान विचार के साथ शुरुआत की हो, लेकिन सत्ता, पैसे और अंधी भक्ति के नशे में वो रास्ता भटक गए। ये भी हो सकता है कि वो शुरू से एक चतुर मैनिपुलेटर थे। मां आनंद शीला ने एक बार कहा था, भगवान ने लोगों के सामने एक अच्छा लक्ष्य रखा था। जब उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती थी तो वो कुछ लोगों को जगा हुआ घोषित कर देते थे। तो यह एक छल था। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ओशो वाकई अनजान थे या वो एक चतुर मास्टरमाइंड थे जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी कमेंट से जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ऐसे गहरे और खोजी विषयों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।